हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग पढ़ रहे थे द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। इस एक्ट में हम 5 सेक्शन डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम सेक्शन 6 से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 6 बात करता है मैरिज डन फॉर सोल पर्पज ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन और वाइस वर्सा टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। बेसिकली ये सेक्शन ये बात करता है कि कोई भी शादी जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अनलॉफुल कन्वर्जन है, ठीक है, जिसके द्वारा ऐसी मैरिज के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति जो कि एक रिलीजन का है उसकी शादी किससे कराई जा रही है, किसी दूसरी महिला से करवाई जा रही है जो कि दूसरे रिलीजन की है। इसके लिए वो व्यक्ति या वो महिला क्या कर रही है, शादी से पहले या शादी के बाद ना अपने आप को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रही है ना। तो ऐसी मतलब शादी करना उद्देश्य नहीं है, अनलॉफुल कन्वर्जन करना उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसी शादी को क्या किया जाएगा, फैमिली कोर्ट के द्वारा। आपको पता होगा जो भी शादी से रिलेटेड मैटर होते हैं वो कहाँ डील किए जाते हैं, वो फैमिली कोर्ट के द्वारा डील किए जाते हैं। तो ऐसी शादी को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कोर्ट ऐसे जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ऐसे केसेस को देखती है तो वो क्या करेगी, वो ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। उसके पास अगर पिटीशन आता है तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 जिसमें सोल पर्पस किसी भी मैरिज का क्या है, अनलॉफुल कन्वर्जन है। तो ऐसी मैरिज को फैमिली कोर्ट या कोई और कोर्ट जो वहाँ पे स्टेब्लिश है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो क्या करेगी, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा देगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन 7 जो कि बात करता है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। तो बेसिकली इस सेक्शन में, इस एक्ट में, ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इस एक्ट में क्या होगा, जो भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। और ट्राइबल किसके द्वारा होंगे, मतलब ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करेगा, ठीक। इसके बाद फिर हमने ये देखा सेक्शन 2 इस सेक्शन का हमें ये बताता है कि कोई भी जो पर्सन है जो एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का ना, जो कि इस एक्ट के अंदर क्या है, पनिशेबल है, तो वो अगर कस्टडी में है तो उसको बेल पे कब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी न दी जाए कि उसके बेल एप्लीकेशन को वो अपोज कर सके। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समय मिलना चाहिए उसकी बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्लॉज भी हमें ये बताता है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे किसी बेल एप्लीकेशन को अपोज कर रहा है और कोर्ट ऑफ सेशन सेटिस्फाइड हो गया कि कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है ये बिलीव करने के लिए कि वो गिल्टी नहीं है, तभी वो उसे बेल पे रिलीज करेगा। मतलब सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस हो रखा है, उसने कर रखा है, तो उसको सबसे पहले तो बेल पे तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी बेल एप्लीकेशन को अपोज करने का टाइम उसको दिया जाए, ठीक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बेल एप्लीकेशन को अपोज किया, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति ने इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, तभी वो उसे बेल ग्रांट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद सेक्शन 8 जो हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 बात करता है कि डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एंड प्री रिपोर्ट अबाउट कन्वर्जन ना। कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट में या कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहा है तो वो उस चीज़ की डिक्लेरेशन करेगा और किसको बताएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएगा, ठीक है। तो आइए इस सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले बात ये करता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है तो वो एक डिक्लेरेशन शेड्यूल 1, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उस फॉर्म में एक डिक्लेरेशन कब भेजेगा, 60 डेज इन एडवांस। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप धर्म परिवर्तन करने के 60 डे पहले ही आप क्या करेंगे, शेड्यूल 1 में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उस फॉर्म में डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ऐसा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या कर रखा हो, स्पेसिफाई कर रखा हो। आप बताएंगे कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहते हैं
अपनी फ्री कंसेंट से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और बिना किसी फोर्स, बिना किसी कोएर्शन, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या बिना किसी एल्योरमेंट के, मतलब ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं, आपकी फ्री कंसेंट है, फोर्स, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अलॉरमेंट कुछ भी नहीं है, आपकी फ्री कंसेंट है और आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल 1 में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है उस फॉर्म में आप डिक्लेरेशन भेजेंगे, 60 डेज एडवांस में भेजेंगे कि आप अपना रिलीजन क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं डीएम के पास या फिर एडीएम के पास, ऐसा एडीएम जिसको डीएम ने स्पेसिफाई कर रखा हो। ठीक, तो सबसेक्शन 1 में हमने ये डिस्कस किया। सबसेक्शन 2 हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है कोई भी रिलीजियस कन्वर्टर अगर है, सपोज करिए, जो रिलीजियस कन्वर्टर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन को, एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाने का काम करता है। जैसे हमने डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस किया था, मौलवी हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं, या कोई कर्मकांडी हो सकता है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो डिफरेंट धर्म में डिफरेंट नाम असाइन कर रखे हैं। तो कोई भी रिलीजियस कन्वर्टर है, वो कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वो एक व्यक्ति को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करवा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 1 महीने की एडवांस नोटिस देगा। किस फॉर्म में देगा, शेड्यूल 2 के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट बता रखा है ना, किसको देगा, डीएम को देगा या फिर कोई ऐसा ऑफिसर एडीएम के रैंक पर का जिसको कि डीएम ने स्पेसिफाई कर रखा हो। ठीक है, तो हमने देखा सबसेक्शन 2 ने हमें ये बताया कि रिलीजियस कन्वर्टर भी 1 महीने के एडवांस नोटिस देगा शेड्यूल 2 के फॉर्म में, और जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखा होगा और डीएम को देगा या एडीएम को देगा। हमने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है वो दे रहा है, लेकिन सबसेक्शन 2 में जो रिलीजियस कन्वर्टर है जो कि धर्म परिवर्तन करा रहा है वो नोटिस देगा। और सबसेक्शन 1 में हमने देखा था कि 60 डेज की एडवांस नोटिस होगी, लेकिन सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि 1 महीने की एडवांस नोटिस होगी। तो ये दोनों सबसेक्शंस में अंतर है। आइए सबसेक्शन 3 डिस्कस करते हैं। सबसेक्शन 3 हमें बता रखा है कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रिलीजियस कन्वर्जन होने वाला है सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में, तो वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा। किसके थ्रू करवाएगा, पुलिस के थ्रू करवाएगा कि इस रिलीजियस कन्वर्जन का रियल इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या है ना। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन गई, प्रियर इंफॉर्मेशन गई है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करवाएगा, पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराएगा कि इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, कॉज क्या है इस प्रपोज्ड रिलीजियस कन्वर्जन का। ठीक, इसके बाद सबसेक्शन 4 ये बताता है कि अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 की जो भी बातें हैं ना उसका आप कंट्रावेंशन करते हैं ना, तो आपका प्रपोज्ड कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इलीगल और वॉइड हो जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, अपना रिलीजियस कन्वर्जन करवाना चाह रहा है और उसने शेड्यूल 1 के प्रोफार्मा में क्या नहीं भेजा, नोटिस नहीं भेजी डीएम को, कितने दिन पहले, 60 दिन पहले नोटिस नहीं भेजी, तो क्या होगा, उसका कन्वर्जन कर बिना नोटिस भेजे अगर वो कन्वर्जन करवा ले रहा है तो उसका कन्वर्जन क्या होगा, इलीगल होगा और वॉइड होगा। कोई रिलीजियस कन्वर्टर जो कि करवा रहा है उसने 1 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया तो वो जो भी कन्वर्जन करवा रहा है वो इलीगल और वॉइड होगा। ठीक, इसके बाद सबसेक्शन 5 हम डिस्कस करें। सबसेक्शन 5 हमें ये बताता है कि जो कोई भी कंट्रावीन कर रहा है सबसेक्शन 1 को, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कितने दिन की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, कंट्रावीन कर रहा है सबसेक्शन 1 को, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। वो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की होगी, लेकिन जो कि 3 साल तक भी जा सकती है। और फाइन देना होगा, फाइन कितना देना होगा, 10,000 रुपये तक का फाइन देना होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें सबसेक्शन 2 को जो कंट्रावीन कर रहा है, इसका सबसेक्शन 6 हमें ये बता रहा है कि जो कोई सबसेक्शन 2 को कंट्रावीन कर रहा है तो उसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 1 साल की मिलेगी, जो 5 साल तक जा सकती है। और फाइन देना होगा, और फाइन कितना होगा, फाइन 25,000 रुपये होगा। ठीक, तो रिलीजियस कन्वर्टर की जो भी पनिशमेंट है वो क्या है, वो 1 ईयर to 5 ईयर है और 25,000 फाइन है। और जो व्यक्ति खुद कर रहा है वो अगर इस सबसेक्शन 1 को कंट्रावीन कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट 6 महीने से 3 साल तक की है और 10,000 जुर्माना है। तो आप देखिए सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में पनिशमेंट का डिफरेंस है। रिलीजियस कन्वर्टर के लिए ज़्यादा पनिशमेंट असाइन कर रखी है, जबकि जो व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट कम बता
बता रखी है। ठीक, इसके बाद सेक्शन 9 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बात कर रखा है डिक्लेरेशन पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। ठीक, सेक्शन 8 जो था वो बात करता था, सेक्शन 8 बात करता था कि कन्वर्जन करने के पहले आप डिक्लेरेशन करेंगे। सेक्शन 9 बात करता है कि कन्वर्जन होने के बाद आप क्या डिक्लेरेशन करेंगे। तो इसमें ये है कि जो भी कन्वर्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, कन्वर्टेड पर्सन डिक्लेरेशन भेजेगा। शेड्यूल 3 में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब है उस फॉर्म में 60 दिन के अंदर अपने रिलीजियस कन्वर्जन के किसको भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ना, डीएम को भेजेगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अब उसने कन्वर्जन कर लिया है, एक धर्म में था उसने धर्म परिवर्तन करके वो दूसरे धर्म में आ गया, तो ऐसा कन्वर्टेड पर्सन क्या करेगा, शेड्यूल 3 में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है उस फॉर्म में डिक्लेरेशन भेजेगा अपनी कन्वर्जन के 60 दिनों के भीतर। किसको भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक, इसके बाद सबसेक्शन 2 ने हमें बता रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस डिक्लेरेशन की कॉपी को कहाँ एग्जिबिट करेगा, नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, टिल द डेट ऑफ कन्फर्मेशन, जब तक की कन्फर्मेशन नहीं हो जाती है रिलीजियस कन्वर्जन की तब तक की वो अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे इस कन्वर्जन की डिक्लेरेशन की एक कॉपी को चिपकाएगा, पेस्ट करेगा यानी एग्जिबिट करेगा, ताकि आने जाने वाले लोग भी उसको देख सकें। ठीक, तो इसके बाद सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है, सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि ऐसा डिक्लेरेशन क्या क्या कंटेन करेगा। ऐसा डिक्लेरेशन जो भी रिक्वेस्टेड डिटेल्स हैं वो कंटेन करेगा, जिसमें क्या क्या आते हैं कि उस व्यक्ति के पर्टिकुलर्स, उसके नाम ना, उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो अभी कहाँ रहता है ना, उसके फादर का या उसके हस्बैंड का क्या नाम है, किस रिलीजन में वो पहले था, किस रिलीजन में वो कन्वर्ट हुआ है ना, डेट क्या था, प्लेस क्या था, मतलब किस तारीख को उसने कन्वर्जन किया है, किस प्लेस पे किया है और किस प्रोसेस के थ्रू उसने कन्वर्जन किया है। तो डिक्लेरेशन जो हमने डिक्लेरेशन डिस्कस की कि शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में वो डिक्लेरेशन भेजेगा, वो डिक्लेरेशन में ये चीज़ें आएंगी ना, उसका डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, उसका रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें उस डिक्लेरेशन में कंटेन की जाएंगी। ठीक, अब हम सबसेक्शन 4 देखते हैं। तो सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है जो कन्वर्टेड इंडिविजुअल है वो डीएम के सामने 21 दिनों के भीतर क्या होगा, अपीयर करेगा ना, और अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा और जो भी कंटेंट थे डिक्लेरेशन के उसको कंफर्म करेगा ना। तो 21 दिन के भीतर वो अपीयर करके अपनी आइडेंटिटी को और बाकी सारी डिटेल्स को क्या करेगा, कंफर्म करेगा। ठीक, अब हम सबसेक्शन 5 देखते हैं। सबसेक्शन 5 क्या करता है, डीएम क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कि फैक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ना, डिक्लेरेशन के फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा और उसे क्या करेगा, एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा। ठीक, और अगर कोई ऑब्जेक्शंस आई हैं तो वो उन ऑब्जेक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगा और जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा और नेचर क्या है ऑब्जेक्शन का उसको भी रिकॉर्ड करेगा। सपोज करिए कोई फादर है, उसके बेटे ने रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया है तो उसका फादर तो ऑब्जेक्ट करेगा ही, तो ऐसी कंडीशन में वो फादर के ऑब्जेक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगा। या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई कह रहा है कि नहीं इसने इनवॉलंटरली अपना कन्वर्जन किया है तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शन आ रही है तो उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक, इसके बाद सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिक्लेरेशन, जो भी डिक्लेरेशन की सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, कंफर्मेशन है या कोई और एक्सट्रैक्ट है, वो रजिस्टर से वो क्या कर दी जाएगी, वो पार्टीज़ को दे दी जाएगी ना, जो कोई भी या तो पार्टीज़ को या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो कि उनके बिहाफ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 तक के प्रोविजंस को कंट्रावीन कर रहे हैं तो आपका जो भी कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा। ठीक, तो हमने सेक्शन 9 डिस्कस किया जो कि ये बात करता है डिक्लेरेशन पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर कन्वर्जन कर रहा है तो वो 60 दिनों के भीतर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में अपनी सारी डिटेल्स को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस कन्वर्जन की जो भी डिटेल्स है उसको क्या करेगा, अपने नोटिस बोर्ड पे चिपकाएगा और ऐसे कन्वर्जन में उसकी सारी डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसके फादर का नाम, उसके हस्बैंड का नाम या जो भी उसकी जो पहले जिस रिलेशन में था अब जो रिलीजन में है वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी होगी और विदिन 21 डेज वो आएगा और इस जो भी उसने डिक्लेरेशन दिया है उसको कंफर्म करवाएगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन सभी चीज़ों को एक रजिस्टर में मेंटेन करेगा और जो भी उसकी अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको भी मेंटेन करेगा और जो भी डिक्लेरेशन की कॉपीज़ हैं वो और कंफर्मेशन की जो भी कॉपीज़ हैं वो सारी कॉपीज़ वो हैंड ओवर कर दी जाएंगी। ठीक, तो सेक्शन 9 हमने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 8, 9 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। ठीक, सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 10 हमें बताता है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस एक्ट की बातों का अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन वायलेट कर रहा है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पर्सन इंचार्ज हैं, जो कि उसको देख रहे हैं, वो क्या होंगे, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा जो सेक्शन 5 में बता रखा है। ठीक, और उस सेक्शन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट की बातों को वायलेट कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट के जो भी ऑर्गेनाइजिंग पर्सन है उनको क्या मिलेगा, उनको सेक्शन 5 में जो भी पनिशमेंट बता रखी है वो सारी पनिशमेंट मिलेंगी और उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डीएम इसके बिहाफ पे क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे। ठीक, तो सेक्शन 10 में हमने देखा कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एड या ग्रांट अब नहीं देगी क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इस एक्ट के प्रोविजंस को वॉलेट कर रहे हैं। ठीक, तो हमने सेक्शन 10 पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद सेक्शन 11 है, वो बात करता है पार्टीज टू ऑफेंस। इस ऑफेंसेस की जो भी पार्टीज हैं ना, तो कौन कौन पार्टीज होंगी। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस इस एक्ट में कमिट किया जाता है तो ये फॉलोइंग पर्सन्स भी समझे जाएंगे कि उन्होंने भी पार्ट लिया है इस ऑफेंस को कमिट करने में और उन्हें भी माना जाएगा कि वो क्या है, वो इस ऑफेंस की गिल्टी है। ठीक है, और उनको चार्ज भी किया जाएगा कि उन्होंने ही एक्चुअल में ऑफेंस कमिट करा है। तो कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि ऑफेंस की हैं ऐसा कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 11 के अंदर, ऐसे पर्सन जिन्होंने की, पहला बता रहा है कि ऐसे पर्सन जिन्होंने एक्चुअली में वो ऑफेंस किया है ना, अनलॉफुल कन्वर्जन हुआ है, और जो भी रिलीजियस कन्वर्टर जिसने एक्चुअली में ये ऑफेंस किया है, या जो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे को कंपेल करके करवा रहा है रिलीजियस कन्वर्जन, अनलॉफुल कन्वर्जन ना, तो वो व्यक्ति जिन्होंने एक्चुअली में वो ऑफेंस किया है। ठीक, क्लॉज 2 हमें बता रहा है जिन्होंने ऐसा कोई एक्ट किया है या ओमिट किया है ऐसा कोई एक्ट जिससे कि क्या हो, रिलीजियन कन्वर्जन को, अनलॉफुल कन्वर्जन को इनेबल किया जा सके या ऐड किया जा सके ना। जैसे कि आप अबेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अबेटमेंट बाई ऐड में आप पढ़ते हैं कि कोई भी एक्ट करके या कोई भी एक्ट को ओमिट करके कोई व्यक्ति क्या करता है, हेल्प करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो क्लॉज 2 ने हमें ये बताया, क्लॉज 2 ने हमें बताया कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे कि वो इनेबल कर रहा है या ऐड कर रहा है अनलॉफुल कन्वर्जन को, तो वो व्यक्ति भी माना जाएगा कि उसने भी, वो क्या है, वो ऑफेंस की पार्टी है, उसने भी ऑफेंस कमिट करा है। ठीक, इसके बाद सबसेक्शन 3 अगर हम डिस्कस करें, सबसेक्शन 3 कोई भी व्यक्ति जो ऐड कर रहा है, अबट कर रहा है अनलॉफुल कन्वर्जन में। ठीक, क्लॉज 4 हमें बता रहा है कोई भी व्यक्ति जो काउंसिल कर रहा है, कन्विंस कर रहा है या प्रपोर कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे किसी ऑफेंस में। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी व्यक्ति को पार्टीज टू ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक, सेक्शन 12 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप पढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो जिसको कि प्रूफ करना होगा कि वो ऑफेंस किसने किया है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, वो भी कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, अलोरमेंट के द्वारा या किसी फ्रॉडुलेंट मीन्स के द्वारा या मैरिज के द्वारा हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, जिसने कि कन्वर्जन करवाया है ना, जिसने कि उस कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया है होने में। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। ठीक, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 12। ठीक, सेक्शन 13 हम डिस्कस करेंगे पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को इन्फोर्स में आने में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गैजेट में कि कोई, और वो ऐसा प्रोविज़न करेंगे कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको इफेक्ट में आने में कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक, इसके बाद सेक्शन 14 अगर हम डिस्कस करें, पावर टू मेक रूल मेकिंग पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक, इसके बाद सेक्शन 15 रिपील एंड सेविंग्स है। तो द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 का जो था उसको क्या किया जा रहा है, रिपील किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद कोई भी जो भी रिपील के बावजूद भी कोई भी एक्ट जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत किया गया है वो क्या होगा, वो देखा जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर किया गया है ना। तो ऑर्डिनेंस का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, तो ऑर्डिनेंस पहले एग्जिस्ट करता था, ऑर्डिनेंस के अंदर कोई काम किया गया है तो वो क्या समझा जाएगा, कोई भी जो भी एक्ट किया गया वो समझा जाएगा वो इस
पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको हमने क्या कर लिया, आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।